Hello guys, welcome to our channel Rebirth in Storybook Part 6. Chapter 22 सच है या सपना। रात का समय। महाराज चंद्रशेखर सिंह, महारानी शिवानी सिंह, राजकुमारी ऐश्वर्या और राजकुमारी ताराप्रिया सभी लोग इस वक्त डाइनिंग एरिया में बैठे हुए चुपचाप महाराज अर्थवीर सिंह के आने का इंतजार कर रहे थे। महाराज चंद्रशेखर सिंह के चेहरे पर थोड़े तनाव की लकीरें थी क्योंकि उन्होंने महाराज अर्थवीर सिंह को इस सगाई के टल जाने के बारे में बताया ही नहीं था। महाराज अर्थवीर सिंह अकेले ही इस वक्त मेहमान बनके इस महल में आ चुके थे। थोड़ी ही देर में महाराज अर्थवीर सिंह की नज़र दरवाजे पर जाती है जहां से महाराज अर्थवीर सिंह आ रहे थे। राजकुमारी ताराप्रिया ने इस वक्त मॉडर्न तरीके के कपड़े नहीं बल्कि राजकुमारी वाले लहंगे को पहन रखा था। ऊपर से राजकुमारी ताराप्रिया कुछ इस तरीके से बैठी हुई थी कि उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। महाराज अर्थवीर सिंह सीधा इन लोगों की तरफ आते हैं। उनकी नज़र राजकुमारी ताराप्रिया पर नहीं गई और वैसे भी वह राजकुमारी ताराप्रिया को देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन पीछे से ही राजकुमारी ताराप्रिया को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया था क्योंकि महल के सभी लोग महाराज अर्थवीर सिंह के आने का इंतजार कर रहे थे जबकि राजकुमारी ताराप्रिया पहले ही डिनर करना शुरू कर चुकी थी। अपनी जगह पर बैठते ही महाराज अर्थवीर सिंह अपना चेहरा उठाकर जैसे ही राजकुमारी ताराप्रिया को डांटने वाले थे अचानक से ही उनकी नज़र राजकुमारी ताराप्रिया के सुंदर गोल चेहरे पर चली गई और वह हैरान हो गए। महाराज अर्थवीर सिंह जो अभी अभी कुर्सी पर बैठे हुए थे वो झटके से खड़े हो गए। उनके दिमाग में अचानक से ही तेज धमाका हुआ और उन्हें सब कुछ गोल गोल घूमता हुआ महसूस हुआ। राजकुमारी ताराप्रिया भी डिनर करते करते हल्की सी तिरछी स्माइल महाराज अर्थवीर सिंह को देती है और उन्हें चिढ़ाने के लिए आंख मार देती है। महाराज अर्थवीर सिंह के दिल की धड़कन ही रख चुकी थी। वो बदमाश लड़की जो दिन भर उनके महल में इधर उधर फुदकती रहती है और जो पता नहीं कैसे कैसे वस्त्र पहनती है वो इस वक्त महाराज अर्थवीर सिंह के सामने एक राजकुमारी के रूप में थी। महाराज अर्थवीर सिंह बिल्कुल किसी पागल की तरह अपनी आंखें मलने लग गए थे। महाराज अर्थवीर सिंह के ऐसे रिएक्शन को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे सिवाय राजकुमारी ताराप्रिया के। राजकुमारी ताराप्रिया तो ऐसे पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी हुई थी जैसे वो यहाँ की रानी हो और उनके सामने बैठे हुए सभी लोग उनके नौकर। वो महाराज अर्थवीर सिंह को देखते देखते अपना खाना खा रही थी। महाराज अर्थवीर सिंह राजकुमारी ताराप्रिया की तरफ इशारा करते हुए हकला कर बोलते हैं, ये तो डिजी डिजी। महाराज अर्थवीर सिंह के इशारे को देखकर महारानी शिवानी और महाराज चंद्रशेखर सिंह समझ चुके थे कि महाराज अर्थवीर सिंह राजकुमारी ताराप्रिया की तरफ इशारा कर रहे हैं। महाराज चंद्रशेखर सिंह बहुत ही धीमी आवाज में महाराज अर्थवीर सिंह को बताते हैं, बेटा ये हमारी छोटी पुत्री है, इस महल की राजकुमारी ताराप्रिया जो अभी कुछ दिन पहले ही दीनदयाल जी के आश्रम से आई है। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। उन्होंने कितनी कोशिश की थी डॉक्टर तारा के बारे में जानने के लिए लेकिन उन्हें कभी भी डॉक्टर तारा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। और अब यहाँ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। वो तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं और इस भोजन कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। दरवाजे के पास ही उनकी मुलाकात पवनवीर सिंह से होती है। पवनवीर सिंह यानी कि अक्षय जब महाराज अर्थवीर सिंह की ऐसी हालत देखता है तब उसे कुछ समझ में आ जाता है। अब भाई अक्षय ने भी तो इस कहानी को पढ़ा हुआ था तो उसे कैसे पता नहीं होगा। डीआर तारा को राजकुमारी तारा के रूप में बदलता हुआ देखकर महाराज अर्थवीर सिंह हजम नहीं कर पा रहे हैं। दोनों में से एक उनके दिल पर राज करती थी और दूसरी से वह नफरत करते थे लेकिन आज उन्हें पता लग रहा है कि दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि एक ही है। कक्ष के बाहर थोड़ी ही दूरी पर रेलिंग था। महाराज अर्थवीर सिंह रेलिंग के पास जाकर लंबी लंबी सांस लेने लगे थे। खुद को शांत करने के बाद अचानक से ही उन्होंने मन में सोचा, तारा के गायब हो जाने के बाद मैं सच में उसे बहुत ज्यादा याद कर रहा हूं जिसकी वजह से वह मुझे हर जगह दिखाई दे रही है। उद्धरण चिन्ह। इतना सोचकर महाराज अर्थवीर सिंह पीछे पलटकर वापस भोजन कक्ष में जाने लगते हैं कि अचानक से उनकी नजर अक्षय पर पड़ जाती है। अक्षय भी अपनी बत्ती सी दिखाते हुए वहीं पर खड़ा था और महाराज अर्थवीर सिंह के हालात को देखकर एंजॉय कर रहा था। अचानक से ही महाराज अर्थवीर सिंह को ख्याल आता है कि अगर वह लड़की सच में डॉक्टर तारा है तब पवनवीर सिंह जरूर उन्हें पहचान लेंगे क्योंकि डॉक्टर तारा ने पवनवीर सिंह को बहुत मारा है। और अपनी चटनी बनाने वाले इंसान का चेहरा भला कौन भूल सकता है।
वो जल्दी से भोजन कक्ष के अंदर जाते हैं जहां पर अक्षय बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था क्योंकि जनाब को पहले से ही सब कुछ पता था। अक्षय के चेहरे के रिएक्शन को देखकर महाराज अर्थवीर सिंह को यकीन हो जाता है कि वो इस बेवकूफ राजकुमारी तारा प्रिया में अपनी समझदार डॉक्टर तारा को ढूंढ रहे थे जबकि डॉक्टर तारा यहाँ पर है ही नहीं। वो मन ही मन खुद को शांत करते हैं और दोबारा नजरें उठाकर राजकुमारी तारा प्रिया को ध्यान से देखने लगते हैं। इस वक्त राजकुमारी तारा प्रिया के चेहरे पर इतनी ज्यादा मासूमियत थी जिसे देखकर महाराज अर्थवीर सिंह के भोजन की वह एक बाइट जो अभी अभी उनके मुंह में गई थी वो भी वापस से बाहर आ गई। महाराज अर्थवीर सिंह को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमारी तारा प्रिया के अंदर उन्हें डॉक्टर तारा की छवि दिखाई दे रही है। यहाँ कोई और बैठा हुआ है लेकिन डॉक्टर तारा की याद में उन्हें डॉक्टर तारा दिखाई दे रही है। वो राजकुमारी ऐश्वर्या की तरफ देखने लगते हैं लेकिन उन्हें राजकुमारी ऐश्वर्या का चेहरा तो बिल्कुल नॉर्मल ही लगता है। उनके मन में भी ख्याल आता है कि अगर उन्हें डॉक्टर तारा हर जगह दिखाई दे रही है तब डॉक्टर तारा का चेहरा उन्हें राजकुमारी ऐश्वर्या के चेहरे में भी तो दिखाई देना चाहिए। महाराज अर्थवीर सिंह के भजन स्टार्ट करते ही सभी ने डिनर करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि महाराज अर्थवीर सिंह बार बार अक्षय और राजकुमारी तारा प्रिया की तरफ देख रहे थे। अक्षय के चेहरे का रिएक्शन इतना ज्यादा नॉर्मल था कि महाराज अर्थवीर सिंह को अपनी आंखों पर ही शक होने लग गया था। दोनों लड़कियां एक कैसे हो सकती है भला? कहाँ एक डरपोक लाचार और इरिटेटिंग लड़की राजकुमारी तारा प्रिया और कहाँ वो चंचल बदमाश शेरनी डॉक्टर तारा। ये दोनों एक है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। महाराज अर्थवीर सिंह को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बिना शराब भी यही नशा चढ़ गया हो। वो मन ही मन करते हैं कि उन्हें राजकुमारी तारा प्रिया से बात करना होगा और उनसे बात करने के बाद ही महाराज अर्थवीर सिंह को असली बात समझ में आएगी। चैप्टर 23 कंफ्यूजन क्लियर जैसे को तैसा। थोड़ी देर में ही राजकुमारी तारा प्रिया का डिनर खत्म हो जाता है क्योंकि वह बहुत पहले से ही डिनर कर रही थी। जब किसी ने डिनर शुरू भी नहीं किया था तब से ही राजकुमारी तारा प्रिया डिनर कर रही थी। अपना डिनर खत्म होने के बाद वो महाराज अर्थवीर सिंह के रिस्पेक्ट के लिए उनके उठने तक का इंतजार भी नहीं करती और तुरंत वहां से निकल जाती है। राजकुमारी तारा प्रिया की ऐसी हरकत को देखकर महाराज चंद्रशेखर सिंह शर्मिंदा हो जाते हैं और वो महाराज अर्थवीर सिंह से माफी मांगते हुए बोलते हैं, राजकुमारी तारा प्रिया को माफ कर दीजिए बेटा, आपको तो पता ही है वह थोड़ी अलग मिजाज की है और वाह। इस बात को बोलते वक्त महाराज चंद्रशेखर सिंह का सर झुका हुआ था। वो आगे कुछ बोलते उसके पहले ही महाराज अर्थवीर सिंह उन्हें आगे कुछ बोलने से रोक रहे थे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है चाचा जी, मुझे उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह की इस बात को सुनने के बाद महाराज चंद्रशेखर सिंह अपना सर झुकाते हुए एक बार फिर से बोलते हैं, हमने सभी जगह सूचित कर दिया था कि राजकुमारी ऐश्वर्या की सगाई एक हफ्ते बाद होगी और आपको सूचित करना भूल गए। हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा इरादा आपको अपमानित करने का नहीं था। हम आपको सम्मान देने के लिए अपने खास मंत्री को भेजने वाले थे परंतु तब तक आप महल से बाहर निकल चुके थे। उद्धरण चिन्ह। दरअसल सेनापति संग्राम सिंह पहली मंजिल से नीचे कंकड़ पत्थर वाले जमीन पर गिर गए थे और उन्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी। वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि सगाई कर सके। वैद्य जी ने कहा था कि फिलहाल 5-6 दिन तो वह ढंग से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। महाराज चंद्रशेखर सिंह की बात को बीच में ही काटते हुए महाराज अर्थवीर सिंह बोलते हैं, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है चाचा जी, हम जानते हैं कि आप कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही महाराज अर्थवीर सिंह मन ही मन बोलते हैं, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो फिर मैं राजकुमारी तारा प्रिया के रहस्य को कैसे सुलझाता। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी तारा प्रिया के बारे में बोलते हैं महाराज अर्थवीर को अचानक से याद आ जाता है कि उन्हें तो राजकुमारी तारा प्रिया के पीछे जाना चाहिए था। वो महाराज चंद्रशेखर सिंह को सही से समझा देते हैं कि उन्हें महाराज चंद्रशेखर सिंह की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। इसी के साथ अपना डिनर कंप्लीट करके महाराज अर्थवीर सिंह जल्दी से खड़े होते हैं और राजकुमारी तारा प्रिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। महाराज अर्थवीर सिंह के चले जाने के बाद राजकुमारी ऐश्वर्या चैन से सांस लेती है और सही से अपना भोजन करने लगती है। महाराज अर्थवीर सिंह की आवाज और उनका ऑरा इतना ज्यादा डरावना था कि राजकुमारी ऐश्वर्या ढंग से डिनर कर ही नहीं पा रही थी। वही पवन वीर सिंह यानी कि अक्षय राजकुमारी ऐश्वर्या को देखकर मन ही मन बोलता है, जो भी कहो राजकुमारी ऐश्वर्या है तो सच में बहुत सुंदर।
और इस स्टोरी में सेनापति संग्राम सिंह तो मूंछों वाले इंसान थे। उद्धरण चिन्ह। उस डाकू मंगल सिंह के हाथ में इतनी खूबसूरत सी परी जाने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि शादी के बाद राजकुमारी ऐश्वर्या का कितना दुखद अंत होगा। उद्धरण चिन्ह। एक काम करता हूँ, उस स्टोरी बुक को लिखने वाले लेखक को गालियां देने से अच्छा है कि मैं खुद इस स्टोरी का राइटर बन जाता हूँ और कहानी बदल देता हूँ। लेखक ने अपनी कहानी में जो भी बकवास की है मैं उसे बदलकर कहानी को अपने हिसाब से कर लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी तारा प्रिया फिर से वही रेलिंग के पास आ जाती है जहां से उन्होंने सेनापति संग्राम सिंह को धक्का देकर गिरा दिया था। सेनापति संग्राम सिंह को इतनी ज्यादा चोट लगने के बाद महाराज चंद्रशेखर सिंह ने उस जमीन को साफ सुथरा करवा दिया था जहां पर अब एक भी कंकड़ पत्थर नहीं है। राजकुमारी तारा प्रिया को 8 साल पहले की बात याद आती है जब किसी कंकड़ पत्थर वाले जमीन पर महाराज अर्थवीर सिंह ने 10 साल की राजकुमारी तारा प्रिया को धक्का देकर बहुत जोर से गिरा दिया था। धक्का इतना जोरदार था कि राजकुमारी तारा प्रिया उड़ती हुई थोड़ी दूर जाकर गिरी थी और उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई थी। धक्का देने के बाद महाराज अर्थवीर सिंह एक बार भी पीछे मुड़कर राजकुमारी तारा प्रिया की तरफ नहीं देखते हैं कि उन्हें कितनी ज्यादा चोट आई है और वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। उस समय राजकुमारी तारा प्रिया एक छोटी सी मासूम सी बच्ची थी जिसके ऊपर महाराज अर्थवीर सिंह को बिल्कुल भी तरस नहीं आया, जबकि महाराज अर्थवीर सिंह उस समय 20 साल के जवान लड़के थे। इस बात को सोचते ही राजकुमारी तारा प्रिया का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया था। वो अपने दांत पीस रही थी कि अगले ही पल उन्हें अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो अपने चेहरे के सभी भाव को छुपा लेती है और बिल्कुल किसी रोबोट की तरह पीछे मुड़कर देखती है। उनके पीछे इस वक्त महाराज अर्थवीर सिंह खड़े उन्हें ही देख रहे थे। एक बार फिर से उन्हें राजकुमारी तारा प्रिया के चेहरे में डॉक्टर तारा का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सच में डॉक्टर तारा है या फिर उन्हें नजरों का धोखा हो रहा है। लेकिन अगले ही पल राजकुमारी तारा प्रिया ने उनकी गलतफहमी को दूर कर दिया। वो अपने दांत पीसते हुए महाराज अर्थवीर सिंह को बोलती है, 8 साल पहले इसी जगह पर तुमने मुझे धोखा देकर गिराया था ना पाउटिंग। तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं की महाराज हो तो तुमने मुझे खरीद लिया है। तुम चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दो लेकिन तुम्हें कोई सजा नहीं देगा तो तुम गलत सोचते हो महाराज अर्थवहबी सिंह। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही राजकुमारी तारा प्रिया गुस्से में महाराज अर्थवीर सिंह के कॉलर को पकड़ लेती है और उन्हें भी उठकर सीधा रेलिंग के दूसरी तरफ पटक देती है। ये सब राजकुमारी तारा प्रिया इतनी जल्दी करती है कि महाराज अर्थवीर सिंह को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। राजकुमारी तारा प्रिया की आवाज को सुनकर और उनके आवाज में गुस्से को सुनकर महाराज अर्थवीर सिंह कंफर्म हो चुके थे कि यही डॉक्टर तारा है, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर तारा की हरकत से उनका दिल उनके मुंह में आ गया। ये इतने अचानक हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में ही नहीं आया। एक तेज आवाज के साथ महाराज अर्थवीर सिंह जमीन पर गिर गए और उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में बहुत जोरदार चोट लगी। महाराज अर्थवीर सिंह चोट लगने के बाद अपनी आंखें जोर से बंद कर लेते हैं और जब वह अपनी आंखें खोलते हैं तब उन्हें अपनी आंखों के सामने राजकुमारी तारा प्रिया दिखाई देती है जो गुस्से से उन्हें ही देख रही थी। अगले ही पल राजकुमारी तारा प्रिया गुस्से से महाराज अर्थवीर सिंह को देखते हुए मुंह फेर कर रेलिंग से दूर चली जाती है। महाराज अर्थवीर सिंह इस वक्त बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह हो गए थे। हालांकि उन्हें अपनी पीठ पर बहुत दर्द हो रहा था लेकिन वो खुद को हिले भी नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके सर सभी मूवमेंट की वजह से उनका दर्द और तेज हो जा रहा था। थोड़ी ही देर में कुछ सैनिक भागते हुए उनके पास आते हैं और उन्हें अच्छे से अपनी गोद में उठाकर वैद्य जी के पास लेकर चले जाते हैं। पूरे महल में महाराज अर्थवीर सिंह के जख्मी होने की बात आग की तरह फैल जाती है। महाराज चंद्रशेखर सिंह और महारानी शिवानी महाराज अर्थवीर के पास चिंतित होकर पहुंच जाते हैं। महाराज अर्थवीर सिंह का तो फिलहाल किसी भी चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अभी इसी बात से सदमे में थे कि उन्होंने बचपन में जिस लड़की को बहुत ज्यादा परेशान किया है आज वही लड़की उन्हें इतनी अच्छी लगने लगी है कि वो बस हर तरफ उसे ही देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके का लुक आज राजकुमारी तारा प्रिया ने महाराज अर्थवीर सिंह को दिया था उसे देखने के बाद महाराज अर्थवीर सिंह इतना तो समझ चुके थे कि आखिर क्यों डॉक्टर तारा उन्हें देखकर उनके साथ इतना बुरा बिहेव करती है। हालांकि उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि राजकुमारी तारा प्रिया चाहे कितनी भी गुस्सैल क्यों ना हो मन तो उनका एक छोटे बच्चों की तरह है जो जल्दी ही मान जाता है, बस मनाने की देर है।
लेकिन महाराज अर्थवीर सिंह को क्या पता कि जिस लड़की को वह मनाना चाहते हैं उसे मनाने के लिए उन्हें अपनी ना जाने कितनी हड्डियां तुड़वानी पड़ेगी। जब तक राजकुमारी ताराप्रिया का गुस्सा शांत होगा तब तक न जाने अर्थवीर सिंह की कितनी हड्डियां टूट चुकी होगी। बेशक राजकुमारी ताराप्रिया के अंदर बचपना है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी और बदमाश भी तो होते हैं। चैप्टर 24 8 साल पहले का सच। अगली सुबह राजकुमारी ताराप्रिया हमेशा की ही तरह जल्दी उठ जाती है और अपनी एक्सरसाइज करने लगते हैं। हालांकि एक्सरसाइज करने के बाद उसे वापस से नींद आ जाती है। वो फिर से सो जाती है, लेकिन अगले ही पल आंखें बंद करते हैं राजकुमारी ताराप्रिया को कल रात की सारी बातें याद आ जाती है। राजकुमारी ताराप्रिया को बिल्कुल भी डर नहीं था कि महाराज अर्थवीर सिंह उनकी शिकायत महाराज चंद्रशेखर सिंह से करेंगे और राजकुमारी ताराप्रिया को कठोर दंड दिलवाएंगे। राजकुमारी ताराप्रिया की छवि इस महल में सभी की नजरों में एक मासूम भोली और प्यारी सी राजकुमारी के रूप में है, जो वायलेंस तो बिल्कुल भी नहीं करती। राजकुमारी ताराप्रिया जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है और लाल रंग के लहंगे को पहनकर कमरे से बाहर निकल जाती है। वो महाराज अर्थवीर सिंह के जले पर नमक छिड़कने के लिए उनके पास ही जाने लगती है। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है उन्हें अंदर की बातें सुनाई देने लगती है। कमरे के अंदर महाराज अर्थवीर सिंह एक सैनिक से राजकुमारी ताराप्रिया के बारे में सवाल कर रहे थे। और वही वो सैनिक आज से 8 साल पहले की सारी कहानी महाराज अर्थवीर सिंह को डिटेल में सुन रहा था कि कैसे उनके धक्का देने की वजह से राजकुमारी ताराप्रिया जमीन पर गिर गई थी और उनके छोटे से नाजुक से शरीर में कितने सारे नुकीले पत्थर चुभे थे और वह कितने बुरे तरीके से जख्मी हुई थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्हें प्यार करने और दुलार करने की जगह महाराज चंद्रशेखर सिंह उन्हें अच्छे व्यवहार करना सिखाने के लिए आचार्य दीनदयाल के आश्रम में भेज देते हैं। राजकुमारी ताराप्रिया की इन सभी बातों को जानने के बाद महाराज अर्थवीर सिंह हैरान हो गए थे। उन्होंने तो बस राजकुमारी ताराप्रिया को ऐसे ही धक्का दे दिया था और चुपचाप वहां से चले गए थे। इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस छोटे से धक्के की वजह से राजकुमारी ताराप्रिया को इतनी ज्यादा चोट लग गई थी। वो बचपन की राजकुमारी ताराप्रिया को इमेजिन करने लगते हैं, जो बहुत ही ज्यादा नाजुक और गुलाब के पंखुड़ियों की तरह मुलायम थी। कितना दर्द हुआ होगा उस 10 साल की छोटी बच्ची को। महाराज अर्थवीर सिंह अपनी करनी की वजह से शर्मिंदा हो जाते हैं और अब उन्हें समझ में आ रहा था कि क्यों राजकुमारी ताराप्रिया उनके साथ इतना बुरा बिहेव करती है। पहले दिन से ही राजकुमारी ताराप्रिया जानती थी कि उनके सामने जो इंसान है वो वही इंसान है जिन्होंने राजकुमारी ताराप्रिया को बचपन में गिराया था। उसके बावजूद भी राजकुमारी ताराप्रिया ने इस बारे में कभी भी महाराज अर्थवीर सिंह को नहीं बताया था। वही दरवाजे पर खड़ी हुई राजकुमारी ताराप्रिया महाराज अर्थवीर सिंह के चेहरे पर पछतावे के भाव को देख पा रही थी, लेकिन वो लोगों की फीलिंग्स समझने में बहुत कमजोर थी। वो इतना तो समझ पा रही थी कि महाराज अर्थवीर सिंह को पछतावा हो रहा है, लेकिन पछतावे में एक इंसान को अंदर से कितनी तकलीफ होती है इस बात का अंदाजा राजकुमारी ताराप्रिया को बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्हें आज तक कभी पछतावा महसूस हुआ ही नहीं है। वो मन ही मन बोलती है, लो अब नाटक देख लो इस महाराज का पाउटिंग, पहले शीशे के गिलास को पटक कर खुद ही तोड़ दो और फिर उसे उठाकर जोड़ने का नाटक करो और ऐसा सड़ा सा मुंह बना लो पछतावे वाला। मेरा नाम भी तारा है तारा, और मैं किसी को माफ कर दूं ऐसा हो नहीं सकता। वो तो राजकुमारी ताराप्रिया ने ऐसी कौन से अच्छे कर्म किए थे जो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए और उनकी जिंदगी बचाने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, वरना डॉक्टर तारा कोई फालतू इंसान नहीं है जो किसी के भी लफड़े में घुसे। उद्धरण चिन्ह। अगर मैं यहाँ नहीं आती तब राजकुमारी ताराप्रिया के साथ बहुत कुछ गलत होने वाला था, जिनमें से 3-4 चीजों को तो मैं अभी ही टाल दिया है। अनअम्यूज्ड, तुम्हारी वजह से राजकुमारी ताराप्रिया को बहुत परेशान होना पड़ा था। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब इस कहानी में मैं आ गई हूँ दुनिया की सबसे ग्रेट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड गर्ल, द ग्रेट साइंटिस्ट तारा डीआर तारा, जो खुद इस कहानी में आकर राजकुमारी ताराप्रिया की जिंदगी को सही करने वाली है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही राजकुमारी ताराप्रिया के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो अपने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कुराहट लिए महाराज अर्थवीर सिंह के कमरे में बेधड़क घुस जाती है। महाराज अर्थवीर सिंह जैसे ही राजकुमारी ताराप्रिया को अपने पास आते हुए देखते हैं, उनकी धड़कन ही रुक जाती है। आज तक महाराज अर्थवीर सिंह ने राजकुमारी ताराप्रिया को उटपटांग कपड़ों में ही देखा था, लेकिन आज राजकुमारी ताराप्रिया लाल रंग के उसकी लहंगे में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।
उनके दुपट्टे के दूसरी तरफ से झांकती हुई राजकुमारी ताराप्रिया की कमर इतनी ज्यादा मुलायम और आकर्षक थी कि कोई भी राजकुमारी ताराप्रिया की कमर से अपनी नजरें ही ना हटा पाए। महाराज अर्थवीर सिंह की नजर राजकुमारी ताराप्रिया पर एकदम टिक गई थी। राजकुमारी ताराप्रिया के चेहरे पर घमंड वाले भाव को देखकर महाराज अर्थवीर सिंह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। चैप्टर 25 कहानी का एक घटिया कैरेक्टर। राजकुमारी ताराप्रिया महाराज अर्थवीर सिंह के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बिना किसी भाव के उन्हें देखने लगती है। महाराज अर्थवीर सिंह अपनी पिछली हरकत की वजह से थोड़े शर्मिंदा थे, जिसकी वजह से उन्हें राजकुमारी ताराप्रिया का खुद को पहली मंजिल से फेंकने वाली बात के लिए कुछ नहीं बोला। राजकुमारी ताराप्रिया महाराज अर्थवीर सिंह के चेहरे को देखते हुए एकदम उनके पास चली जाती है और उनके कंधे को जोर से दबा देता है। जमीन पर बहुत जोर से गिरने की वजह से महाराज अर्थवीर सिंह के कंधे पर भी बहुत गहरी चोट आई हुई थी। राजकुमारी ताराप्रिया के ऐसा करते हैं महाराज अर्थवीर सिंह को बहुत तेज दर्द महसूस होता है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आता। वो अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए बहुत धीमी आवाज में राजकुमारी ताराप्रिया से सवाल करते हैं, तो हमने जो 8 साल पहले आपके साथ किया था उसका बदला लेने के लिए आपने हमें पहली मंजिल से नीचे गिरा दिया। उद्धरण चिन्ह। अचानक सही राजकुमारी ताराप्रिया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो महाराज अर्थवीर सिंह के चेहरे के ठीक सामने जाकर बोलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं किसी से बदला लेने पर आ जाऊं तब वो इंसान जिंदा नहीं बचता। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मैं तुम पर बहुत ज्यादा मेहरबान हूं जिसकी वजह से तुम अभी तक जिंदा हो मिस्टर अर्थ। मेरे हाथ से जिन लोगों को मौत मिलती है वह लोग खुद को खुशनसीब समझते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम खुशनसीब हो। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी ही वजह से असली राजकुमारी ताराप्रिया मर गई और जन्म हुआ राजकुमारी ताराप्रिया के अंदर डॉक्टर तारा का, जो किसी से भी नहीं डरती है, तुमसे भी नहीं। और सच बताऊं तो मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम तुमने मेरे अंदर की मासूमियत को खत्म कर दिया। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ राजकुमारी ताराप्रिया महाराज अर्थवीर सिंह के चेहरे पर एक और मुक्का मार देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। महाराज अर्थवीर सिंह को देखकर राजकुमारी ताराप्रिया उन्हें मुक्का मारने के लिए मचल रही थी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से महाराज अर्थवीर सिंह महाराज चंद्रशेखर को राजकुमारी ताराप्रिया की शिकायत कर दें। छत पर से गिरने जैसी बड़ी बड़ी हरकतें बेशक राजकुमारी ताराप्रिया जैसी मासूम लड़की नहीं कर सकती है, लेकिन अपने छोटे छोटे हाथों का मुक्का बनाकर महाराज अर्थवीर सिंह को मारने जैसा काम राजकुमारी ताराप्रिया जरूर कर सकती है, और महाराज अर्थवीर सिंह के शिकायत पर महाराज चंद्रशेखर सिंह विश्वास भी कर लेंगे। बस इसी वजह से राजकुमारी ताराप्रिया ने बीच में थोड़े इमोशनल डायलॉग बोल दिए थे, जैसे तुम्हारी वजह से राजकुमारी ताराप्रिया की मासूमियत खत्म हो गई। और सच में राजकुमारी ताराप्रिया का ये तीर एकदम सही न जाने पर लगा था। महाराज अर्थवीर सिंह के चेहरे पर गिल्ट भरे भाव थे, जिसकी वजह से उन्हें राजकुमारी ताराप्रिया के मुंह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अपने कमरे में आकर राजकुमारी ताराप्रिया रजत के पास कॉल करती है और दूसरी तरफ से राजमाता संतोषी देवी के हालचाल लेती है। दूसरी तरफ से रजत राजकुमारी ताराप्रिया को राजमाता संतोषी देवी की कंडीशन बताते हुए बोलता है, क्वीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको राजमाता संतोषी देवी का ऑपरेशन राजकुमारी ऐश्वर्या के सगाई के बाद करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तब तक यहाँ पर राजमाता संतोषी देवी की बॉडी भी इन छोटी मोटी दवाइयाँ की मदद से ऑपरेशन करने लायक हो जाएगी, क्योंकि मैं अच्छे से चेक कर लिया है कि राजमाता को इस छोटी सी बीमारी के अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उनके ब्लड रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल आए हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ की बात को सुनकर राजकुमारी ताराप्रिया को भी ऐसा ही लगता है कि उन्हें यहाँ अपनी बहन की शादी को तुड़वाने के बाद ही राजमाता का ऑपरेशन करना चाहिए, और यहाँ शादी से मेरा मतलब सगाई था। वहीं दूसरी तरफ विजयगढ़ में अभयवीर सिंह इस वक्त अपने कक्ष में बैठे हुए थे और उनकी ठीक सामने उनका एक खास वफादार सैनिक खड़ा था जिसका सर झुका हुआ था। अभयवीर सिंह के हाथ में इस वक्त एक पीतल का ग्लास था, जिसे वो गुस्से में जमीन पर पटकते हुए बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उस अप्सरा के बारे में यहाँ पर किसी को कोई खबर ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वो किसी की तो बेटी होगी, बावर्ची की बेटी, सैनिक की बेटी है, किसी दासी की बहन, कुछ तो होगी, कोई तो पहचान होगी उसकी, तो फिर अभी तक तुम लोग उसके बारे में पता क्यों नहीं लगा पाए। उद्धरण चिन्ह। एक काम करो, बड़े भाई साहब पर नजर रखो जरा।
आजकल सुनने में आया है कि वो एक छोटी सी खूबसूरत सी लड़की के आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहे हैं और पता नहीं क्यों मेरी छठी इंद्री मुझे बार बार यही बता रही है कि वो छोटी लड़की वही अप्सरा है जो उस दिन मेरे शरीर को छू रही थी। उद्धरण चिन्ह। वो सैनिक बहुत बुरे तरीके से डरा हुआ था क्योंकि इस वक्त अभय वीर सिंह थोड़े गुस्से में थे। महाराज अर्थ वीर सिंह यदि किसी को सजा देते थे इसका मतलब उस इंसान ने कोई ना कोई छोटा या फिर बड़ी गलती की जरूर है, लेकिन अभय वीर सिंह ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो तो बेवजह ही अपने गुस्से को उतारने के लिए किसी भी सैनिक को पकड़ कर पीटते थे या फिर किसी भी दासी को पकड़कर उसके साथ बहुत घटिया तरीके से जबरदस्ती करते थे, जिसकी वजह से कई बार तो कुछ दासियों का वो अंग बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता था और कभी कभी कुछ कम उम्र की दासियां या फिर कमजोर उदासियां तो मर भी जाया करती थी। इसीलिए हर एक सैनिक और दासी की भलाई इसी में रहती थी कि जब भी अभय वीर सिंह गुस्से में हो तब उनके सामने नहीं रहना चाहिए। वो सैनिक चुपचाप अभय वीर सिंह की बात को सुनकर और उनका आदेश लेकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है और कुछ लोगों को महाराज अर्थ वीर सिंह के पीछे पीछे हैं उदयपुर जाने के लिए बोल देता है। वो सैनिक खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसके अलावा उसे राजकुमारी तारा पूजा के लिए भी डर लग रहा था क्योंकि अभय वीर सिंह के चरित्र के बारे में इस महल के बहुत सारे सेवक जानते थे।